नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और ये हमारा खास कार्यक्रम 2024 का ओबीसी नामा। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी पार्टियां जिस तरह अभी से पिछड़ी जाति के वोटर्स को लुभाने में लगी है, उसे देखकर ऐसा अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि 2024 के चुनावों में सत्ता उसी की होगी जो इस बड़े वोट बैंक का दिल जीतने में कामयाब होगा। अगले आधे घंटे में हम आपको देश के ओबीसी वोट बैंक का पूरा गणित और उसे लेकर बनाए जा रहे तमाम सियासी समीकरण को विस्तार से समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 2024 का ओबीसी नामा कहता क्या है। जब कोई सत्तासीन पार्टी देश के राजनीतिक किले पर तीसरी बार कब्जा करने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे, तो विरोधियों को जंग के मैदान में उतरने से पहले अपने सबसे ताकतवर अस्त्रों और शस्त्रों का परीक्षण कर ही लेना चाहिए। इन दिनों देश की सियासत में भी यही हो रहा है। बीजेपी के विरोधी अपनी हर सियासी तीर जांच रहे हैं, अपना हर राजनीतिक दांव आजमा रहे हैं। बीजेपी जो हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, त्यों तो इसके जवाब में तमाम सियासी सूबों के विरोधी क्षत्रप मोदी को हराना है तो जाति ही तराना है का गाना एक सुर में गा रहे हैं। देश की राजनीति में जातियों का जिक्र आते ही सबसे पहली नजर उस सबसे बड़े ओबीसी वोट बैंक पर पड़ती है जिसने 90 के दशक से सरकारों को बनाने और गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। समाजवादी पार्टी के सूरमा अखिलेश यादव की नजर तो बिल्कुल इसी पर जाकर गड़ गई है। इन्होंने एनडीए को चुनावी मैदान में धूल चटाने के लिए एक नई चुनावी तुकबंदी गढ़ी, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं तो 24 में इनका जाना तय है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। कुछ विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो करीब 42 से 45% आबादी ओबीसी है। मुसलमानों का आंकड़ा 16% और दलितों का करीब 21% बताया जाता है। और अगर इन सबको जोड़ डाला जाए तो ये आंकड़ा 79% से लेकर 82% के बीच ही आता है। दरअसल अखिलेश यादव का ये पीडीए प्लान इसी पर टिका है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने पीडीए प्लान के जरिए इशारों में मायावती को एक बार फिर लुभाने की कोशिश की है, मगर बुआ ने अपने पुराने बबुआ के प्लान पर पलीता लगाने में ज्यादा देर नहीं की। सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिससे स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। पिछड़े और दलितों के संभावित सियासी जुगलबंदी के मुद्दे पर बहन जी ने जब अपने मुंह भोले भतीजे को मुंह भी नहीं लगाया तो बीजेपी को उनका मजाक बनाने का मौका मिल गया। पीडीए का मतलब मैंने कल बताया था कि श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद है, डी फॉर दंगा कराओ है और ए फॉर अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए, कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने के लिए है। ये शराफत की राजनीति छोड़ चुके हैं और यह जो इनका सर्वोच्च था 2019 के लोकसभा में था और 2022 के विधानसभा में था। अब सपा समाप्तवादी पार्टी होगी। 9 सालों के अंदर पूरे भारत के अंदर और यूपी में बीजेपी की सरकार है, इन्होंने तबाह करके रख दिया है। इन्हें ना लोकतंत्र की इज्जत है, ना संविधान की इज्जत है। और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के अंदर विपक्ष अगर एक साथ आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो जाएगी। जिस वोट बैंक के दम पर अखिलेश बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश में लगे, उसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी ने अब नया दांव चल दिया। इसी 14 जून से बीजेपी ने यूपी के अलग अलग जिलों में महासंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाना।
ऐसा लगता है कि यूपी में ओबीसी वोट बैंक को हासिल करना हर दल की पहली प्राथमिकता बन गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति ओबीसी केंद्रित तो नहीं हो सकती है, परंतु ये माना जा सकता है कि चुनाव में किसी प्रकार का राजनीतिक समीकरण काम करता है। और 2024 में चूंकि चुनाव है तो लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से कुछ न कुछ प्रोजेक्शंस देना शुरू करेंगे और वो ये चाहेंगे कि जनता उनके लपेटे में आ जाए। मैं समझता हूं कि राजनीति में जो प्रमुख तत्व है वो नेतृत्व है। अब देखते हैं कि 2024 में नेतृत्व या फिर सोशल इंजीनियरिंग किसका दबदबा दिखाई पड़ता है, ये चुनाव का जो परिणाम है वही बताएगा। यूपी में अखिलेश यादव ने ओबीसी के साथ दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के सियासी कवायद में जुटे, तो उधर जाति पर आधारित सियासी समीकरण को साधने में नीतीश कुमार का कोई मुकाबला ही नहीं। नीतीश और तेजस्वी की जुगलबंदी अगर ओबीसी के वोट बैंक को साधने में सफल रही तो बीजेपी के लिए बिहार की राह आसान नहीं होगी। माना जाता है कि बिहार में ओबीसी के वोटर 25 से 30% तक बढ़े हैं। 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद चाहे किसी की भी सरकार बनी हो, ओबीसी की संख्या, ओबीसी के वोटर्स की अहमियत ज्यादा रही है। माना जाता है कि सबसे ज्यादा आरजेडी की इस वोट बैंक पे पकड़ है, लेकिन नीतीश कुमार भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, उनकी भी ओबीसी में अच्छी खासी पकड़ है। माना जा रहा है कि तेजस्वी और नीतीश की इस जोड़ी को बराबरी का टक्कर देने के लिए ही बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैदान में उतारा। इससे मुकाबला कांटे का नहीं तो कम से कम दिलचस्प तो बन ही गया। शकुनी चौधरी के पुत्र हैं सम्राट चौधरी, तो उनकी राजनीति उनके साथ हमेशा मिलता रहा। नीतीश कुमार को जब समता पार्टी थी तो उस समय भी इनको एक तरह से सहानुभूति मिला, उनका अति पिछड़े का वोट मिला। लेकिन उन सब को देखते हुए इस बार जो राजनीति जो हो रही है, भाजपा ने वहीं का मोहरा अपने पास खींच लाया है, तो सम्राट चौधरी को बनाया है। तो जाहिर है कि पहले वाली स्थिति अब जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगी, बहुत हद तक परिस्थितियां बदलेगी जिस तरह का अभी समीकरण देख रहा है। आइए अब आपको समझाते हैं कि 2024 के चुनावों से पहले तमाम दलों के बीच देश में ओबीसी वोटर्स को रिझाने की इतनी आपाधापी क्यों मची। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी देश की जनसंख्या का 52% बताया गया। हालांकि उनका यह अनुमान 1930 की जनसंख्या पर आधारित था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में 2006 तक यह आंकड़ा घटकर 41% तक आ गया। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी आबादी अगले साल के चुनावों में बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कभी ये लड़ाई इतनी सार्वजनिक नहीं हुई और अब यही वोट बैंक 2024 के चुनावों का सबसे बड़ा सियासी हथियार बन गया। न्यूज़ 24 के लिए लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट।